बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में। आज हम जो सिलेबस है हमारा उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र कक्षा 10। ठीक, इस क्लास का हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संघवाद। संघवाद अंग्रेजी शब्द इसका फेडरलिज्म। ठीक, तो शासन व्यवस्था जो होती है, तो सामान्यतः पहले इसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो शासन, किसी देश में जो शासन व्यवस्था होती है उसके दो आयाम होते हैं सामान्यतः। पहला संघात्मक और दूसरा होता है एकात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक, ये शासन व्यवस्था। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको ये पढ़ना है संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था। यहां पर भ्रम में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। आज से चाहे संघवाद कहा जाए और चाहे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाए, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। ठीक, जिस देश में संघीय व्यवस्था लागू होती है उस देश की शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जिस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू होती है उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जहां एकात्मक व्यवस्था होती है, इसका मतलब होता है एक सत्ता। सत्ता का मतलब सरकार या शासक, कुछ भी कह सकते हैं उनको। एक सत्ता, इसके अधीन संपूर्ण देश। संपूर्ण देश। ठीक, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका भारत है तो जिस चीज की आवश्यकता यहाँ है उस चीज की आवश्यकता यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हो, उस चीज की आवश्यकता झारखंड में भी हो, उस चीज की आवश्यकता गुजरात में भी हो। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि एक कानून संपूर्ण देश के नागरिकों का भला कर सके। हो सकता है कोई मैदानी क्षेत्र है, वहां की शासन व्यवस्था आपको दूसरी तरह से संचालित करनी है, और कहीं पर हो सकता है आपको पठारी क्षेत्र मिल जाए। भाई सिंपल सा एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक क्षेत्र है, ठीक, उसमें बाढ़ आती है, और एक क्षेत्र है वहां पर बाढ़ नहीं आती है। अगर मान लीजिए एक ही शासन व्यवस्था है, ठीक, देश में, और उसने एक बजट पारित किया कि प्रत्येक जिले को बाढ़ राहत के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक, ऐसे दिया जाएगा। अब ऐसे में मान लीजिए एक कानून व्यवस्था है, तो ऐसे क्या होगा, सारे जिलों को आवंटित कर दिया उन्होंने, लेकिन उसमें से कुछ जिलों को आवश्यकता ही नहीं है। इसका क्या मतलब, कहने का मतलब इतना है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक कानून जो हो पूरे देश में एक साथ लागू हो सके और उस कानून की पूरे देश में आवश्यकता हो सकता है राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक विविधता के कारण उनको अलग अलग तरह के कानूनों की आवश्यकता हो, अलग अलग नियमों की आवश्यकता हो। कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, उनको अलग तरह की व्यवस्था है। मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून है। अब भारत में किसी राज्य में जनसंख्या बिल्कुल नहीं है, भारत में किसी राज्य में बहुत है। भारत सरकार ये अधिनियम पारित कर दे कि पूरे भारत में एक जनसंख्या नियंत्रण का कानून ले आए, तो जिन राज्यों में उसकी आवश्यकता नहीं है उसका क्या। तो मतलब कहने का सिंपल सा इतना मतलब है कि यहाँ पर आवश्यकता, जैसे उद्देश्य ये होता है सरकारों का कि अपने नागरिकों का अधिकतम कल्याण, अधिकतम भला किया जाए। ठीक, तो इसके लिए आवश्यक है कि उनके अधिकतम नजदीक जाया जाए। केंद्र में बैठी सरकार जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक नागरिक की आवश्यकता को समझ सके, उसकी आवश्यकता को बेहतर तरीके से जो उसके ज्यादा नजदीक है वो समझ पाएगा। उस क्रम में सबसे पहले राज्य सरकार, केंद्रों के बाद आती है। तो यही व्यवस्था है कि राज्य और केंद्र में जो अधिकारों का बंटवारा हो जाता है उसको हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और जब सारी ताकत, सारी शक्ति एक ही शासन व्यवस्था के हाथ में रहती है तो उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इतना तो समझना है। ठीक, अब संघीय शासन व्यवस्था की परिभाषा आपको समझ में आई गई होगी। जैसे मैंने बताया कि जब शासन की शक्ति को बांट दिया जाए,
दिया जाए, किसमें? केंद्र व राज्य के मध्य। तो ऐसी व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं या फिर संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक, इसके विपरीत जब शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति या संस्था के अधिकार में हो, तो ऐसी व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक, कह सकते नहीं, मतलब कहते हैं, कह सकने का कोई कारण ही नहीं है। जब शासन व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में तो एकात्मक है, जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है तो वो एक संघात्मक हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए भारत की स्थिति को, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक, अब एक प्रश्न आता है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था जो है, जैसे किस देश से लिया गया है इसको? भारत में जो संविधान निर्माण हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से जो बेहतर थी उनको लिया गया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो भारत की संघीय शासन व्यवस्था है उसको किस देश के संविधान से अंगीकार किया गया है? तो वो है कनाडा। ठीक, तो पहला प्रश्न आपका अगर आता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से के संविधान से ली गई है, तो वो है कनाडा के संविधान से। ठीक, अब इसके बाद आइए हम लोग पूरा चलते हैं संघवाद पर। ठीक, अब इसका सामान्य सा परिचय आपने प्राप्त किया है अभी तक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शक्तियां होती हैं वो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में बटी हुई होती हैं। उसके लिए एक संविधान होता है और संविधान में अलग अलग क्षेत्रों का बंटवारा हो जाता है, क्षेत्र अलग अलग राज्यों को दे दिए जाते हैं। ठीक, जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के पास, केंद्र के पास, और जो जनता के हितों को लेकर विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो राज्यों के पास है। ठीक, अगर देखा जाए केंद्र के पास तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे विदेश मंत्रालय का कार्य जो भी होता है, फिर सुरक्षा व्यवस्था यानी जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो, और राजनयिक संबंध। अब ये हो गया राजनयिक संबंध क्या होते हैं? तो राजनयिक संबंध ये है कि जो देश होता है वो अपने पड़ोसी देश में, अपने मित्र देश में अपने राजदूत भेजता है, अपने देश का एक नागरिक भेजता है कि अगर मेरे देश का कोई व्यक्ति वहां जाता है, उसे किसी तरह की असुविधा होती है, तो वो इस राजनयिक से संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या से उसको अवगत कराएगा। ठीक, जिससे उसको आवश्यक वस्तुएं या आवश्यकता उसकी पूरी की जा सकेगी, जो मदद चाहिए होगी उसको वो मदद मिल सकेगी। तो जो विदेश संपर्क है, विदेश मंत्रालय जो भी है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, सुरक्षा की व्यवस्था है, जो भी चीजें हैं, इन सब में जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उस पर कानून बनाने के काम केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। और जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, साफ सफाई और सड़क निर्माण में भी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बंटवारे होते हैं। अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं और राजकीय मार्ग होते हैं, ये विभिन्न स्तरों पर बनते हैं सड़कों को लेकर। कहने का मतलब है कि जो जनता है, जनता के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको, उनके हितों के लिए राज्य सरकारें ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, और जो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है उसके लिए केंद्र सरकार ज्यादा जवाबदेह होती है संघात्मक व्यवस्था में। और इसके ठीक विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था में जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी निर्णय होता है, वो सारी एक सत्ता, एक संस्था, एक व्यक्ति लेता है और उसको समान रूप से पूरे देश पर कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, इससे पहले आपने जो पढ़ा था, अब हम अपने चैप्टर में आते हैं बेल्जियम और श्रीलंका।
की व्यवस्था, बेल्जियम और श्रीलंका इन दो क्षेत्रों की व्यवस्था आपने पढ़ी। आपने देखा कि बेल्जियम जो है वो अपने देश में शक्ति जो है, अधिकारों का, शक्तियों का बंटवारा कर देता है केंद्र व राज्य के मध्य, ठीक। और उसके बाद वहां जो आंतरिक स्थिति होती है वो शांतिपूर्ण हो जाती है और वहां पर गृह युद्ध की स्थिति नहीं होती है, ठीक। जबकि इसके विपरीत श्रीलंका क्या करता है, अधिकार एक विशेष वर्ग को दे देता है तथा एक ऐसा वर्ग है जिसकी पूर्ण उपेक्षा कर देता है। और हमने देखा कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति हुई और इस गृह युद्ध की स्थिति के बाद वहां की जो आर्थिक स्थिति वो खराब हुई, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र एक कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ रहा है और आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखकर वो कदम उठा रहा है। जबकि अगर एकात्मक शासन व्यवस्था है, किसी विशेष वर्ग को लाभ दे रहा है और किसी विशेष वर्ग की उपेक्षा कर रहा है, तो ऐसे में असंतोष उत्पन्न होता है जनता के बीच में और वह एक तरह से क्रांति, एक आंदोलन, गृह युद्ध की स्थिति के रूप में परिणित होता है, सामने आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश में संघात्मक व्यवस्था या संघवाद की व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है और आवश्यक व लाभकारी भी है, ठीक। तो इस पे आपका प्रश्न यही आएगा, छोटे प्रश्नों में अगर पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो भारतीय संविधान में है वो किस देश के संविधान से ली गई है, वो कनाडा से। और संघवाद के बारे में आप क्या समझते हैं, तो संघवाद के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ यही होगा, इसका मतलब ये निकलता है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखती है, शक्तियों का आपस में बंटवारा होता है और केंद्र व राज्य के मध्य, तथा इन शक्तियों के निर्धारण के लिए संविधान में लिखित वर्णन दिया जाता है, सबके अधिकार क्षेत्रों को अलग अलग निर्धारित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद केंद्र के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, ये सारी चीजें जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, विदेश विभाग, विदेश संबंध, विदेश संपर्क जो भी है ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी लोकल पुलिस व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, ये सारी चीजें जो है वो राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। करों का निर्धारण जो है केंद्र व राज्य दोनों अपने अपने स्तरों पर लगाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जीएसटी आ जाने से, ठीक, जीएसटी जो आ गया, जीएसटी आने से अब संपूर्ण राष्ट्र में एक ही तरह का कर लगता है। अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग तरह के कर होते थे वो अब समाप्त हो गए हैं, सीधा एक ही कर किसी वस्तु पर लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया कि संघवाद क्या होता है और संघवाद से क्या फायदा है, ठीक है। और इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।